जेरी मैगवायर फिल्म में टॉम क्रूज का बहुत बढ़िया रोल था और इस फिल्म में कई बहुत जोरदार डायलॉग थे। शायद सबसे यादगार लाइन थी, मुझे पैसा दिखाओ। पर एक और लाइन थी जो मेरे हिसाब से ज्यादा सच्ची थी। ये उस सीन में थी जहां टॉम क्रूज फर्म छोड़कर जा रहा है। उसे जॉब से निकाल दिया गया है और वो पूरी कंपनी से पूछता है, मेरे साथ कौन आना चाहता है? और सब लोग चुपचाप और शॉक्ड खड़े रहते हैं। सिर्फ एक औरत बोलती है, मैं आना तो चाहती हूं पर मेरा 3 महीने में प्रमोशन होने वाला है। ये लाइन शायद पूरी फिल्म की सबसे सच्ची बात है। ये उस तरह का स्टेटमेंट है जो बिल चुकाने के लिए मेहनत करने वाले लोग हमेशा इस्तेमाल करते हैं। मैं अक्सर लोगों से ये सवाल पूछता हूं, रोजमर्रा के ये काम आपको कहां ले जा रहे हैं? छोटे हैमस्टर की तरह लोगों को यह देखना चाहिए कि उनकी कड़ी मेहनत का नतीजा क्या निकल रहा है, उनका भविष्य कैसा होगा। आज भी सोशलिस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट वाले देशों के कई अस्पतालों में कई कड़े फैसले लेने होते हैं, जैसे कौन जिएगा और कौन मरेगा। वे ये फैसले सिर्फ और सिर्फ इसी आधार पर लेते हैं कि उनके पास कितना पैसा है और मरीज कितने बूढ़े हैं। अगर मरीज बूढ़ा है तो वे अक्सर मेडिकल केयर को किसी जवान आदमी को दे देते हैं। बूढ़ा गरीब मरीज लाइन में सबसे पीछे खड़ा रहता है। तो मैं हैरान हो जाता हूं कि क्या एम्प्लॉइज भविष्य में देख पा रहे हैं, या उनकी आंखें सिर्फ उनकी अगली सैलरी तक ही जाती हैं और वे अपने आप से कभी आने वाले भविष्य के बारे में सवाल ही नहीं करते। जब मैं ज्यादा पैसा कमाने की इच्छा रखने वाले नौजवानों के सामने बोलता हूं तो हमेशा एक ही चीज की सलाह देता हूं। मैं ये सुझाव देता हूं कि वे अपने जीवन के बारे में एक लंबा नजरिया रखें। सिर्फ पैसे और सुरक्षा के लिए काम करने के बजाय जो फिलहाल जरूरी है, मैं सुझाव देता हूं कि वे एक और काम करने लगें जो इन्हें एक और स्किल सिखा दे। अगर वे सेल्स टेक्निक सीखना चाहते हैं तो अक्सर मैं उनसे किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में शामिल होने के लिए कहता हूं, जिसे मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कहा जाता है। इनमें से कुछ कंपनियों के ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत बढ़िया होते हैं, जो लोगों के मन से झिझक और नाकामयाबी का डर निकाल देते हैं, जो लोगों के फेल होने का मेन कारण होते हैं। लंबे समय में एजुकेशन या नॉलेज पैसे से ज्यादा कीमती होती है। जब मैं ये सुझाव देता हूं तो अक्सर लोगों का जवाब होता है, पर इसमें झंझट बहुत है, या मैं सिर्फ वही करना चाहता हूं जिसमें मेरी रुचि है। इसमें बहुत झंझट है। इसके जवाब में मैं पूछता हूं, तो आप जिंदगी भर सिर्फ इसलिए काम करते रहेंगे ताकि आपकी इनकम में से 50% आप गवर्नमेंट को दे दें? दूसरा रिस्पॉन्स, मैं सिर्फ वही करना चाहता हूं जिसमें मेरी रुचि है। इसके जवाब में मैं ये कहता हूं कि मैं जिम जाने में बिल्कुल रुचि नहीं रखता, पर मैं वहां इसलिए जाता हूं ताकि मैं ज्यादा फिट हो सकूं और ज्यादा समय तक जिंदा रह सकूं। दुर्भाग्य से उस पुरानी कहावत में कुछ सच्चाई है। आप एक बूढ़े कुत्ते को नई चालबाजी नहीं सिखा सकते। जब तक कोई आदमी खुद को बदलने के लिए तैयार ना हो, बदलना बहुत मुश्किल होता है। पर उन लोगों के लिए जो कुछ नया सीखने के विचार से मोटिवेट हो सकते हैं और दो राहे पर खड़े हैं, मेरा सुझाव यही है, जिंदगी बहुत हद तक जिम जाने की तरह है। इसमें सबसे दर्द भरा हिस्सा वहां जाने का फैसला लेना है। एक बार जब आप ये फैसला कर लेते हैं तो बाकी सब आसान हो जाता है। सक्सेस के लिए जिन मेन मैनेजमेंट स्किल्स की जरूरत होती है वे हैं: 1, कैश फ्लो का मैनेजमेंट; 2, सिस्टम्स का मैनेजमेंट, आपके और आपके परिवार के साथ समय को मिलाकर; 3, लोगों का मैनेजमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट स्किल्स सेल्स और मार्केटिंग की समझ होती है। सेल्समैनशिप ही पर्सनल सक्सेस की चाबी है, इसलिए आपको दूसरे आदमी के साथ कम्युनिकेशन में माहिर होना चाहिए, चाहे वो कोई कस्टमर हो, एम्प्लॉय हो, बॉस हो, पत्नी हो या फिर बच्चे हों। कम्युनिकेशन स्किल्स जैसे लिखना, बोलना और सौदेबाजी यानी बार्गेनिंग करना कामयाब जीवन के लिए बहुत जरूरी है। दुनिया टैलेंटेड गरीब लोगों से भरी पड़ी है। अक्सर वे या तो गरीब हैं या फिर पैसे की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, या अपनी स्किल से कम पैसा कमा रहे हैं, और इसकी जिम्मेदार उनकी नॉलेज नहीं है बल्कि उनकी नॉलेज की कमी है। मैं उन्हें सलाह देता हूं कि वे 1 साल तक बेचने की कला यानी आर्ट ऑफ सेलिंग सीख लें। चाहे वे कुछ भी न कमाएं, पर उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स सुधर जाएंगी, और ये अनमोल चीज है। सेल्स और मार्केटिंग की स्किल्स ज्यादातर लोगों को इसलिए मुश्किल लगती है क्योंकि इसमें नकारे जाने या अस्वीकार किए जाने का डर होता है। आप कम्युनिकेशन, बार्गेनिंग और रिजेक्ट किए जाने के डर का सामना करने में जितने बेहतर होंगे, आपके लिए जिंदगी उतनी ही आसान होगी।
एक बार लोग पढ़ लें और उनमें पैसे की समझ आ भी जाए तो भी फाइनेंशियल आजादी हासिल करने के लिए उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे 5 कारण हैं जिनके कारण पैसे की समझ रखने वाले लोग अपने एसेट वाले कॉलम को ज्यादा नहीं बढ़ा पाते। एसेट वाला कॉलम जिससे बहुत सारा कैश फ्लो आता है, एसेट वाला कॉलम जो उन्हें अपने सपने की जिंदगी जीने का मौका देता है और अपने बिल चुकाने के लिए हरदम काम करने के झंझट से आजादी दे सकता है। ये 5 कारण हैं। 1 डर, 2 सनकीपन, 3 आलस, 4 बुरी आदतें और 5 जिद। कारण नंबर 1, पैसा खोने के डर से पार पाना। मैं कभी किसी ऐसे इंसान से नहीं मिला जिसे पैसे का नुकसान अच्छा लगता हो, और मैं कभी किसी ऐसे अमीर आदमी से भी नहीं मिला जिसने कभी भी पैसे का नुकसान न उठाया हो। पर मैं ऐसे बहुत से गरीब लोगों से मिला हूं जिन्होंने एक भी पैसा नहीं खोया है इन्वेस्टमेंट में। पैसा खोने का डर नेचुरल है, ये हर आदमी को होता है, अमीरों को भी। पर यह डर प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि आप इस डर का सामना किस तरह से करते हैं, पैसा खोने के बाद सिचुएशन से किस तरह से डील करते हैं, आप नाकामयाबी को किस तरह से लेते हैं। और यह आपके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जिंदगी में सिर्फ पैसे के बारे में नहीं बल्कि हर चीज के बारे में सही है। एक अमीर आदमी और एक गरीब आदमी में बेसिक फर्क यही होता है कि वे इस डर से किस तरह मुकाबला करते हैं। डरने में कोई बुराई नहीं है। पैसे के मामले में डरपोक होना भी कोई बुरी बात नहीं है। आप अब भी अमीर हो सकते हैं। हम सभी कुछ मौकों पर बहादुर होते हैं और कुछ मौकों पर डरपोक। मेरे अमीर डैडी पैसे के नुकसान के डर या फोबिया को समझते थे। पैसा गंवाने के बारे में उनका सुझाव यह छोटी सी लाइन थी, अगर आप रिस्क से घबराते हैं और चिंता करते हैं तो जल्दी शुरू कर दें। अगर आप कम उम्र में शुरू करते हैं तो आपके लिए अमीर होना ज्यादा आसान होगा। वे माइक और मुझे लगातार ये बताया करते थे कि फाइनेंशियल फेलियर का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि लोग खेल को बहुत ज्यादा सेफ और बचकर खेलते हैं। लोग हारने से इतना ज्यादा डरते हैं कि वे हार जाते हैं। ये उनके शब्द थे। जीतने का मतलब है हारने से नहीं डरना। मेरी अपनी जिंदगी में मैंने ये पाया है कि जीत हमेशा हार के ठीक बाद आती है। मैं आज तक किसी गोल्फर से नहीं मिला हूं जिसने कोई गोल्फ बॉल न गुमा दी हो। मैं आज तक ऐसे प्रेमियों से भी नहीं मिला हूं जिनका दिल कभी न टूटा हो। और आज तक कभी ऐसे अमीर आदमी से भी नहीं मिला हूं जिसने कभी पैसा न गवाया हो। तो ज्यादातर लोग फाइनेंशियल तौर पर इसलिए नहीं जीत पाते क्योंकि उन्हें अमीर होने की खुशी से पैसा खोने का दर्द कहीं ज्यादा होता है। हार जीतने वालों का सबसे बड़ा सीक्रेट और फार्मूला है। ये वो राज है जिसे हारने वाले नहीं जानते। जीतने वालों का महान राज ये है कि हार जीतने की इंस्पिरेशन देती है, इसलिए उन्हें हार से डर नहीं लगता। जीतने का मतलब है हार से न डरना। अगर आप हार से नफरत करते हैं तो सेफ खेलें। अगर हारने से आप कमजोर हो जाते हैं तो सेफ खेलें और बैलेंस्ड इन्वेस्टमेंट का रास्ता चुनें। अगर आपकी उम्र 25 साल से ज्यादा है और आप रिस्क उठाने से डरते हैं तो बदले नहीं बल्कि सेफ खेलें, पर इसकी शुरुआत जल्दी करें। पर अगर आपके पास आजादी के सपने हैं, रैट रेस से बाहर निकलने का इरादा है, तो आपको खुद से ये सवाल पूछना चाहिए, मैं किस तरह फेलियर का सामना करूंगा? अगर नाकामयाबी से आपको जीतने की इंस्पिरेशन मिलती है तो शायद आपको कोशिश करनी चाहिए, पर सिर्फ शायद। कारण नंबर 2, सनकीपन का सामना करना। आसमान गिर रहा है, आसमान गिर रहा है। हम में से ज्यादातर लोग उस छोटे मुर्गे की कहानी जानते हैं जो आसमान गिरने की चेतावनी देता हुआ अपने अड्डे में दौड़ रहा था। हम इस तरह के बहुत से लोगों को जानते हैं, पर हम सबके अंदर एक ऐसा ही छोटा मुर्गा होता है। और जैसा मैंने पहले ही कहा है कि सनकी आदमी दरअसल छोटे मुर्गे की तरह नहीं है। हम सभी में एक छोटा मुर्गा होता है जो तब उभर कर सामने आता है जब हमारे विचारों पर डर और डाउट हावी हो जाते हैं। हम सभी के मन में डाउट होता है, मैं स्मार्ट नहीं हूं, मैं बहुत ज्यादा अच्छा नहीं हूं, फलाना आदमी मुझसे बेहतर है। हमारे डाउट्स अक्सर हमें इनएक्टिव कर देते हैं। हम क्या होगा वाला खेल खेलते हैं। क्या होगा अगर मेरे इन्वेस्ट करने के बाद इकोनॉमी धराशायी हो जाए, या क्या होगा अगर मेरा समय खत्म हो जाए और मैं पैसा वापस न चुका सकूं? क्या होगा अगर घटनाएं मेरे प्लान के हिसाब से न हो? या हमारे कई ऐसे दोस्त या पहचान वाले भी हो सकते हैं जो हमें अपनी कमजोरियों की याद दिला सकते हैं, चाहे हमने
उनसे सलाह मांगी हो या नहीं? वे अक्सर कहते हैं, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम ये कर सकते हो? या अगर ये इतना ही बढ़िया होता तो हर कोई ऐसा क्यों नहीं कर रहा है? या फिर ये कभी कामयाब हो ही नहीं सकता, तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। डाउट के ये तीर कई बार इतने तीखे होते हैं कि हम काम करना शुरू ही नहीं कर पाते। हम आगे बढ़ने में नाकाम होते हैं तो हम सेफ चीजों के साथ ही बने रहते हैं और मौके हमारे पास से होकर गुजर जाते हैं। हम जिंदगी को अपने पास से गुजरते हुए देखते रहते हैं और अपने शरीर में जकड़न के कारण बिना हिले डुले बैठे रहते हैं। हमने इसे अपनी जिंदगी में कभी न कभी इस तरह से महसूस किया होगा और कई लोगों के साथ ये बहुत बार हुआ होगा। अमीर डैडी का कहना था, डाउट और डर के कारण इंसान डाउट करने वाला बन जाता है। ऐसे लोग सिर्फ बुराई करते हैं जबकि जीतने वाले लोग एनालाइज करते हैं। ये उनकी एक और पसंदीदा कहावत थी। अमीर डैडी ने साफ साफ बताया कि क्रिटिसिज्म से दिमाग बंद जाता है जबकि एनालिसिस से आंखें खुल जाती हैं। एनालिसिस के जरिए से जीतने वाले ये देख सकते हैं कि क्रिटिसाइज करने वाले अंधे हैं और वे उन मौकों को भी देख सकते हैं जो और किसी को नहीं देख पाते हैं। दूसरे लोग जिन मौकों को नहीं देख पाते उन्हें देखने की एबिलिटी किसी भी तरह की सक्सेस की चाबी है। स्टॉक मार्केट में मैं अक्सर लोगों को यह कहते हुए सुनता हूं कि मैं अपना पैसा नहीं गंवाना चाहता। उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं या कोई और इंसान पैसा गंवाना पसंद करता है? वे सिर्फ इसलिए पैसे नहीं बना पाते क्योंकि वे पैसा गंवाने के लिए तैयार नहीं होते। एनालिसिस करने के बजाय वे एक पावरफुल इन्वेस्टमेंट के मीडियम यानी स्टॉक मार्केट की तरफ से अपने दिमाग को बंद कर लेते हैं। अगर ज्यादातर लोग ये समझ लें कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट में स्टॉक किस तरह काम करते हैं तो ज्यादातर लोग हार से बचने के बारे में अपना ध्यान नहीं लगाएंगे और जीतने के लिए इन्वेस्ट करेंगे। तो जब भी मैं लोगों को मैं नहीं चाहता इस पर ध्यान फोकस करते हुए देखता हूं और वे क्या चाहते हैं इस पर ध्यान फोकस करते हुए नहीं देखता हूं तो मैं समझ लेता हूं कि उनके दिमाग में शोर की आवाज बहुत तेज होगी। इसलिए वे अपनी अनचाही चीजों से बचते हैं, पर वे इसकी भारी कीमत चुकाते हैं। वे जिंदगी से जो चाहते हैं वो शायद उन्हें कभी न मिल पाए। कारण नंबर 3, आलस। बिजी लोग अक्सर बहुत आलसी होते हैं। आज मैं कई ऐसे लोगों से मिलता हूं जो इतने बिजी हैं कि उन्हें अपनी प्रॉपर्टी की परवाह करने की भी फिक्र नहीं है, और ऐसे भी लोग हैं जो इतने ज्यादा बिजी हैं कि उन्हें अपने हेल्थ की परवाह ही नहीं है। दोनों का कारण एक ही है, वे बिजी हैं और वे बिजी बने रहना चाहते हैं क्योंकि वे किसी चीज का सामना नहीं करना चाहते। उन्हें यह बताने की जरूरत नहीं है, अंदर से वे खुद जानते हैं। असल में अगर आप उन्हें याद दिलाएं तो वे गुस्सा हो जाते हैं या चिढ़ जाते हैं। अगर वे जॉब में या बच्चों के साथ बिजी नहीं हैं तो वे टीवी देखने, मछली पकड़ने, गोल्फ खेलने या शॉपिंग करने में बिजी होते हैं, पर वे अंदर से जानते हैं कि वे किसी इंपॉर्टेंट चीज का सामना करने से कतरा रहे हैं। यह आलस का सबसे आम रूप है। यहां आलस का मतलब है बिजी बने रहना। तो आलस का इलाज क्या है? जवाब है थोड़ा सा लालच। हम में से ज्यादातर लोगों का पालन पोषण इस तरह से किया गया है कि हम लालच या इच्छा को बुरा समझते हैं। मेरी मां कहा करती थी, लालची लोग बुरे होते हैं। मेरी समझ से आज प्रॉब्लम यह है कि करोड़ों लोग अपने लालच को लेकर गिल्ट से जुड़ रहे हैं। ये उनके बचपन से लेकर बुढ़ापे तक चलता है। वे जिंदगी में मिलने वाली अच्छी अच्छी चीजें चाहते हैं। ज्यादातर लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में यही थॉट मौजूद रहता है कि आपको ये नहीं मिल सकती, या आप इसे नहीं खरीद पाएंगे, या आप इसे कभी नहीं खरीद पाएंगे। तो आप किस तरह अपने आलस से जीत सकते हैं? इसका जवाब है थोड़े से लालच से। आदमी को बैठकर पूछना चाहिए कि अगर मैं हेल्दी, सेक्सी और अट्रैक्टिव हूं तो इसमें मेरे लिए क्या है, या मेरी जिंदगी कैसी होगी अगर मुझे फिर कभी काम न करना पड़े, या मैं क्या करूंगा अगर मुझे मनचाहा पैसा मिल जाए। इस थोड़े से लालच के बिना, कुछ बेहतर हासिल करने की इच्छा के बिना प्रोग्रेस नहीं हो सकती। हमारी दुनिया इसके लिए तरक्की करती जा रही है क्योंकि हम सभी एक बेहतर जिंदगी जीना चाहते हैं। इसलिए जब भी आप कभी किसी ऐसी चीज से कतरा रहे हो जो आपके हिसाब से आपको करनी चाहिए, तो आपको सिर्फ यही पूछना चाहिए, इसमें मेरे लिए क्या है? थोड़े लालची बने। यह आलस का सबसे बढ़िया इलाज है। पर बहुत ज्यादा लालच भी अच्छा नहीं होता।
क्योंकि हर चीज की अति बुरी होती है। वही करो जो तुम्हें दिल से अच्छा लगता है, क्योंकि तुम्हारी हर बात में बुराई होगी। अगर तुम कोई काम करोगे तो भी बुराई होगी, और अगर तुम कोई काम नहीं करोगे तो भी तुम्हारी बुराई होगी। कारण नंबर 4, आदतें। हमारी जिंदगी पर हमारे एजुकेशन से ज्यादा असर हमारी आदतों का पड़ता है। अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की फिल्म कॉनन देखने के बाद मेरे एक दोस्त ने कहा, मैं चाहता हूं कि मेरी बॉडी श्वार्ज़नेगर जैसी हो। ज्यादातर साथियों ने सहमति में सिर हिला दिया। मैंने तो ये सुना है कि एक समय में वो बहुत दुबला पतला और कमजोर सा था। दूसरे ने जोड़ा, हाँ मैंने भी ये सुना है। एक और दोस्त ने कहा, मैंने सुना है कि वो हर रोज जिम जाता है और वहां उसने एक्सरसाइज करने की आदत डाल ली है। हाँ मुझे भी ऐसा लगता है, वो ऐसे ही करता होगा। ग्रुप के डाउट करने वाले आदमी ने कहा, मुझे तो लगता है कि वो इसी तरह पैदा हुआ होगा, और इसके अलावा हम अर्नोल्ड की बातें कर ही क्यों रहे हैं, चलो बियर पिएं। ये एक एग्जाम्पल है कि किस तरह से आदतें व्यवहार को कंट्रोल करती हैं। मुझे याद है कि मैंने एक बार अपने अमीर डैडी से अमीर लोगों की आदतों के बारे में पूछा था। सीधे जवाब देने के बजाय वे चाहते थे कि मैं इसे एग्जाम्पल से सीखूं। अमीर डैडी ने मुझसे पूछा, तुम्हारे डैडी अपने बिल कब चुकाते हैं? मैंने कहा, हर महीने की पहली तारीख को। क्या उनके पास कुछ बाकी बचता है? उन्होंने पूछा। बहुत थोड़ा, मैंने कहा। यही वो खास कारण है जिसके कारण उन्हें स्ट्रगल करना पड़ता है, अमीर डैडी ने कहा। उनकी आदतें बुरी हैं। तुम्हारे डैडी सबको पहले पैसे देते हैं, वे खुद को सबसे आखिर में पैसे देते हैं, और ऐसा तब भी करते हैं जब उनके पास कुछ बचा होता है। मैं समय पर अपने बिल चुकाने में पूरी तरह से विश्वास करता हूं। मैं सिर्फ खुद को सबसे पहले पैसे देता हूं, गवर्नमेंट को पैसे देने के पहले। पर तब क्या होगा जब आपके पास काफी पैसा नहीं हो? अमीर डैडी ने कहा, मैं खुद को सबसे पहले पैसे देता हूं, चाहे मेरे पास पैसा कम हो। मेरे लिए गवर्नमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरा असेट वाला कॉलम। और क्या गवर्नमेंट के लोग आपके पीछे नहीं पड़ते? मैंने कहा, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गवर्नमेंट को पैसा नहीं देना चाहिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि खुद को सबसे पहले पैसा दो, चाहे मेरे पास पैसा कम ही हो। तो आप ऐसा क्यों करते हैं? इंस्पिरेशन, अमीर डैडी ने कहा। अगर मैं उनके पैसे नहीं चुकाऊं तो कौन ज्यादा जोर से शिकायत करेगा, मैं या मेरे लेनदार यानी कि क्रेडिटर्स? आपके बजाय आपके क्रेडिटर ज्यादा जोर से चिल्लाएंगे। अगर आप खुद को पैसा नहीं देंगे तो आप कुछ भी नहीं कहेंगे। तो अब तुम देख सकते हो कि खुद को पैसा देने के बाद मेरे पास टैक्स चुकाने और दूसरे क्रेडिटर्स को पैसा देने का इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि मुझे इनकम के दूसरे रास्ते खोजने ही पड़ते हैं। पैसे चुकाने का दबाव मेरी इंस्पिरेशन बन जाता है। मैंने एक्स्ट्रा काम किया है, दूसरी कंपनियां शुरू की हैं, स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदे हैं और बेचे हैं। हर तरह के काम सिर्फ इसलिए किए हैं ताकि ये लोग मुझ पर न चिल्लाएं। इस दबाव के कारण ही मैंने ज्यादा कड़ी मेहनत की है और मैं सोचने पर मजबूर हुआ हूं। कुल मिलाकर इसने मुझे पैसे के मामले में ज्यादा स्मार्ट और फुर्तीला बना दिया है। अगर मैं खुद को सबसे आखिर में पैसे देता तो मुझ पर कोई दबाव नहीं पड़ता, मेरे पास कभी भी पैसा नहीं होता। तो गवर्नमेंट या दूसरे लोगों को पैसे चुकाने का दबाव आपकी इंस्पिरेशन बन जाता है। बिल्कुल ठीक, अमीर डैडी ने कहा। देखो, गवर्नमेंट का पैसा वसूलने वाले लोग बहुत डरावने लोग होते हैं। वैसे आमतौर पर पैसा वसूलने वाले सभी लोग डरावने होते हैं। ज्यादातर लोग इनसे डर जाते हैं और वे उन लोगों को पैसा दे देते हैं और खुद को कभी पैसा नहीं देते। मैंने डरावने क्रेडिटर्स के डर का इस्तेमाल खुद को ज्यादा मजबूत बनाने के लिए किया है। बाकी लोग ज्यादा कमजोर हो जाते हैं। खुद को यह सोचने के लिए मजबूर करना कि एक्स्ट्रा पैसा कहां से आएगा, जिम जाने की तरह है, वहां वेट उठाने की तरह है। मैं अपने दिमाग के मसल्स से जितना काम करता हूं, मैं उतना ही ज्यादा मजबूत होता जाता हूं। कारण नंबर 5, जिद। जिद अहंकार और अज्ञान का मिला जुला रूप है। जो मैं जानता हूं उससे पैसा आता है और जो मैं नहीं जानता उसके कारण मैं पैसा खोता हूं। हर बार जब मैंने जिद की है मैंने पैसा गंवाया है। वो इसलिए क्योंकि जब मैं जिद करता हूं तो मैं दरअसल ये भरोसा करता हूं कि जो मैं नहीं जानता वो इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने पाया है
कि कई लोग जिद का इस्तेमाल अपना अज्ञान छुपाने के लिए भी करते हैं। जब मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर अकाउंटेंट्स या इन्वेस्टर्स से चर्चा करता हूं, तो ऐसा अक्सर होता है। वे चर्चा में अपनी जिद के बेसिस पर जीतना चाहते हैं। मैं समझ जाता हूं कि जिस मुद्दे पर बात हो रही है उसके बारे में उन्हें पूरी नॉलेज नहीं है। वे झूठ नहीं बोल रहे होते हैं, पर वे सच भी नहीं बोल रहे होते हैं। फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट की दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं होता कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं। मनी इंडस्ट्री में ज्यादातर लोग सेकेंड हैंड कार के सेल्समैन की तरह बर्ताव करते हैं। जब आप जानते हो कि आप किसी सब्जेक्ट में अज्ञानी हैं, तो उस फील्ड में किसी एक्सपर्ट को ढूंढकर या उस सब्जेक्ट पर कोई अच्छी बुक पढ़कर अपनी नॉलेज को बढ़ाना शुरू कर दें।